अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवीना भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे पेट्रोलियम लेवी के हवाले से और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का एहतजाज भी जारी है। तो पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, जहाँ चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में हुकूमत के अहम तरीन मराकज़ को धरनों का निशाना बना लिया गया। जी हाँ, कराची में गवर्नर हाउस फवारा चौक, लाहौर में वज़ीर आला हाउस फैसल चौक, जबकि पेशावर और कोयटा में भी गवर्नर हाउसेस के बाहर हज़ारों मुजाहिरीन कंटेनर्स की रुकावटें तोड़कर डट गए हैं। इसी के साथ साथ हाफिज नईमुर रहमान ने यह वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जब तक टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी वापस नहीं होती, धरने खत्म नहीं होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत का वाज़ेह तौर पर यह कहना है कि मुआशी बहरान के बायस ये सख्त फैसले नागुज़ीर हैं, जबकि अपोजिशन जमातों ने इस एहतजाज की हिमायत करते हुए इसे मौजूदा हुक्मरानों की नाकामी भी करार दे दिया है। आज के प्रोग्राम में हम धरनों के मकामात से ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे और जो हुकूमत और अपोजिशन के मौक़िफ़ पर तफसीली बहस भी करेंगे कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ बात करें तो मुल्क में एक बार फिर जो सर उठाने वाली नई सूबों और इंतजामी यूनिट्स की बहस की गई है। इस हवाले से MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क भर की सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर नए सूबों के क़याम पर एक बड़े ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत दे दी है और साथ ही आइन के आर्टिकल 140A में अलम दलामत के लिए सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ अगर बात करें तो दूसरी जानिब जो है MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने राना सनाउल्लाह के नफ़ी में दिए गए बयान पर कड़ा रद्द अमल देते हुए वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और नए सूबों के क़याम से मुतालिक आइनी तरमीम भी सामने आ जाएगी। ताहम इसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए सिंध की तकसीम के मुतालबात को महज सियासी शोशा करार देकर मुस्तरद कर दिया है। इसी गर्मागर्म माहौल में STPI के ज़रिए तमाम एक कौमी सतह के मुबाहिसे का भी इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, बरस्टर दानियाल चौधरी, मियाँ आमिर महमूद, नूर आलम खान, मलिक आमिर डोगर और डॉक्टर आबिद कयूम सलाही समेत मुल्क भर से नुमाया सियासतदानों और दानिशवरों ने शिरकत की है। साथ ही शुरका ने मुतफ़िका तौर पर गवर्नेंस की बेहतरी, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और मुल्की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स और मजबूत बल्दियाती निज़ाम का होना अब नागुज़ीर करार दे दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या MQM का ये कौमी डायलॉग नए सूबों के क़याम के लिए वाकई कोई आइनी रास्ता निकाल पाएगा, और जहाँ तमाम सियासी जमातें सूबों की जुली राय दे रही हैं, वहाँ MQM नए सूबों के क़याम पर डटी हुई क्यों है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भी नज़र डालेंगे, जहाँ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो चुकी है और होती भी जा रही है। इजराइल के इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी सलामती के वज़ीर हैं, उन्होंने एतराफ़ जुर्म करते हुए सफ़ाकाना बयान दे दिया है कि इजरायली फ़ौज को गज़ा में हर रात 30 से 40 फ़लस्तीनियों को हलाक करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। इस हौलनाक बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कह दिया है कि इजरायली मुजरिमों के इस कत्लेआम के एतराफ़ को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है ताकि मुकदमे के दिन पेश किया जा सके। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा जामे मनसूबे और फ़लस्तीनी रियासत को इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से मुस्तरद किए जाने के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया समेत 8 इस्लामी ममालिक ने मुश्तरक और शदीद तरीन रद्द अमल का इजहार किया है। मुस्लिम ममालिक ने खबरदार कर दिया है कि इजराइल का ये इनकार खित्ते में पायदार अमन की कोशिशों में बराह रास्त रुकावट है और 1967 की सरहदों के मुताबिक मशरक़ी बैतुल मक़दस को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही वाहिद हल है। इस संगीन सूरत हाल के साथ साथ ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई हालिया कशीदगी की ताज़ा तरीन अपडेट्स पर भी हमारी गहरी नज़र रहेगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी फैसल हकीम, सीनियर तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार शाहिद सकलैन साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाहिद साहब, बात का आगाज़ करूँगी। सर, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि IMF की शराइत और पेट्रोलियम लेवी मुआशी बका के लिए नागुज़ीर है, जबकि अपोजिशन इसे नाकाम गवर्नेंस कहती है। तो सर, क्या एहतजाजी जमातों के पास टैक्सेस के इस बोझ का कोई ऐसा मुतबादिल मुआशी हल मौजूद है, आप समझते हैं, जिससे IMF के प्रोग्राम को नुकसान ना पहुँचे? शाहिद साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे जो दोस्त पैनलिस्ट हैं सबको। देखें, ये काम हुकूमत का होता है, जो अपोजिशन जमातें होती हैं उनका नहीं होता कि वो जाके इन मामलात को ठीक करें। इसमें कोई शक नहीं है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, हमारे जितने भी इकॉनमी कवर करने वाले फैसल हकीम साहब बैठे हैं, इनको भी इल्म है
कि जो फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो आते हैं उनमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वो एक जो कारोबारी जो बेचारा एक सैलरीड क्लास आम लोग जो हैं एक तो टैक्सेस की मद में उनसे जितने पैसे कमा रही है वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो अरबों रुपए हैं जो सामने आते हैं, कई हज़ार अरब रुपए। उसके अलावा ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इनमें वाज़ेह तौर पे जो है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं उनमें ये है कि हुकूमत महज लेवी की मद में जो है वो एक आम आदमी से जो रिक्शा चला रहा है, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोई गाड़ी चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, जो आम सैलरीड बंदा है जो बाइक पे या गाड़ी पे ऑफिस जा रहा है, उस हर बंदे से हर लीटर पे 108 रुपए लेवी की मद में तकरीबन जो है वो ले रही है। अब मुझे ये बताएं कि ठीक है अपोजिशन जमातें एहतजाज करती हैं, ज़ाहिर उन्होंने अपनी सियासत करनी है, जमात इस्लामी कर रही है या बाकी जितनी जमातें हैं उन्होंने कोई ना कोई इशू पकड़ के उसके ऊपर जो है ज़ाहिर है वो एहतजाज करें, सियासत करें, उन्होंने ये करना है, अपोजिशन जमातें हैं। लेकिन ये काम क्या अपोजिशन जमातों का है कि वो इनको गवर्नेंस का बताएं कि गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है? क्या अपोजिशन जमातें इनको ये मशवरा दें कि IMF के साथ आपने क्यों कैसे डील करनी है? ये तो जो IMF से डील करके आते हैं या IMF से जो कुछ इन्होंने किया, ये IMF का नाम लेके लोगों को लेवी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हमारी बड़ी मजबूरी है, IMF का हमने जो है वो देना होता है, तो इसके ऊपर हम लेवी लगा के तो लोगों से ले रहे हैं। तो फिर जो बाकी अशराफिया है, जिन लोगों से टैक्सेस नहीं ले पाते FBR वाले, जिन लोगों को टैक्स करना चाहिए उनको ये टैक्स नहीं करते, उन लोगों से ये लोग क्यों नहीं लेते? वहां पे क्या मजबूरी है? आज के अखबार की आपको खबर बता दूं कि आज एक कंपैरिजन था कि किस तरह ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी तनख्वाह को बढ़ाकर 9 लाख रुपए के आसपास कर दिया गया। तो ये पार्लियामेंटेरियंस गरीब लोग हैं, इनके या हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जितने भी बाकी इदारों में बैठे हुए बड़े हैं, क्या वो गरीब लोग हैं कि वो मुफ्त में पेट्रोल ले रहे हैं, वो मुफ्त में मराहत ले रहे हैं, मुफ्त में चीजें ले रहे हैं? उस आम आदमी का कसूर है जो सारा दिन दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, जो एक हुकूमत की उसके ऊपर बताई हुई मजदूरी की एक जो शरह है कि जी इतने हजार जो है वो पर डे उसको मिलना चाहिए, वो भी उसको नहीं मिल रही। और उसके बावजूद भी वो अगर हुकूमत की अयाशियों के लिए, अल्ले तल्लों के लिए और इन हुक्मरानों के मजों के लिए, गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स के लिए अगर वो 108 रुपए दे तो क्या वो एहतजाज न करे? तो इनको सेहरे पहनाए, इनको फूल पहनाए? तो ज़ाहिरी बात है अपोजिशन जमातों का ये काम नहीं होता कि वो बताएं कि जी इसका आगे का रास्ता क्या है। हुकूमत ने ये करके बताना होता है कि देखें IMF हमें ये मजबूरी कर रहा था लेकिन हम उसके बदले ये कर रहे हैं, हम ये खर्चे अपने कम करके अवाम पे हम बोझ नहीं रहे। ये तो रोज डायरेक्टली अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, इनके पास क्या तरीका है? मौजूदा हुकूमत के पास फिर जमात इस्लामी की जानिब से सर जो एहतजाज किया जा रहा है, शाहिद साहब जमात इस्लामी की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? वो सही है, दुरुस्त सिमत में हो रहा है या नहीं? क्योंकि यही कहा गया ना जमात इस्लामी के जो सीनियर हैं उनकी जानिब से यही कहा गया एहतजाज का मकसद आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन सर शाहराहों पर जो आवाम को मुश्किलात दरपेश आ रही हैं उस पर क्या कहेंगे फिर आप? तो मेरा पहले किसी एक प्रोग्राम में हमने इस पे बड़ी बात की थी। देखें मुश्किलात आवाम को वैसे भी हैं, जमात इस्लामी पे थोड़ा सा माजी में जो इनके एहतजाज हैं उससे मुझे अच्छी कीमत थी या पेट्रोल की और बढ़वा के चले गए थे, कीमत कम नहीं हुई थी, बढ़ गई थी। तो इस दफा भी मुझे ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका एहतजाज जो है वो हो और फिर कीमतें भी बढ़ जाएं, वो थोड़ा सा मुश्किल एक मामला है। एहतजाज सड़कों के ऊपर ही होते हैं, एहतजाज में अवाम को मुश्किलात आती है। मैं पिछले भी के किसी प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि शायद साहब आप कह रहे हैं कि पहले जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो एहतजाज किया था उसमें ये पेट्रोल की कीमतें बढ़वा कर ही उठे थे, ना कि कम करवा कर उठे थे। जब्बार साहब आपने बात सुनी शाहिद साहब की भी, पार्लियामेंट्री के हवाले से उन्होंने जो वाज़ेह तौर पर बात की है, गरीब आदमी का सर कसूर क्या है इसमें? देखिए सवेरा, बहुत शुक्रिया, आपका कंसर्न जायज़ है। बिल्कुल मैं भी इस बात पे कहता आया हूँ कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको कम होना चाहिए, बल्कि होना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस का रुझान और रिवाज होना चाहिए। जहाँ पर जो है वो अपना हुकूमत डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करने में जहाँ पर जो नाकाम रहती है, वहीं पर जो है देखा गया है कि वहीं पर जो है हमारे यहाँ टैक्स देने का जो रुझान है वो भी बहुत कम होता है। हम टैक्स छुपाते हैं, चोरी करते हैं और बाकी मामला जो है वो उधर चले जाते हैं ज़्यादातर। तो ये सारा कुछ मिल मिला के इसलिए फिर हुकूमत जो है फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाती है। नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बगैर कोई हल भी इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा।
जो जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, वो कौम की नुमाइंदगी करते हैं, लोगों को उन्होंने भी जवाब देना है कि वो किस लिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी मामला ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो टैक्स खास तौर के ऊपर, जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स है, जो बिजली के ऊपर टैक्स है, ये अगर हुकूमत कम कर देगी तो बहुत आसान जो है चीजें जिंदगी हो सकती है। देखिए ये जो लेवी का वाला मामला है, ये सेल टैक्स के कह लें कि अपना उनकी उसकी जगह पर लगाया गया था। वो तो सेल टैक्स लगाते थे तो उसके बाद वो फिक्स है 18%, उससे आगे नहीं जा सकते। मतलब अगर आज की डेट में देखा जाए तो 36 जब कोई 40 रुपए के करीब जो है वो हुकूमत टैक्स जो उसके ऊपर लगा सकती थी। फिर इन्हीं हुकूमतों ने, जो चाहे मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उससे पहले हुकूमत थी, तो इन तमाम हुकूमतों का निसाब तो एक जैसा ही है। इन्होंने अपना कौमी असम्बली से ये कानून पास करवाया जी कि हम सेल टैक्स की बजाय पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो लगाएंगे, क्योंकि सेल टैक्स की हम हद से निकल जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको जब जितना चाहेंगे इसके ऊपर कर सकते हैं। उसमें भी ये शर्त रखी गई थी कि थोड़ा सा जरा इसको कंट्रोल में रहना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि ये लेवी की जो है वो 80-90 रुपए तक जो है वो पहुंच गई, जो सेल टैक्स से थोड़ी ज्यादा। तो इसको सेल टैक्स के भी बराबर लें, फिर भी 20-25 रुपए का जो है वो फायदा आवाम को दिया जा सकता है। तो ये जो सूरत हाल है हकायक, लेकिन जो एहतजाज कर रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं, वो भी बात गलत है। उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जमात इस्लामी हो या और लोग हों, जितने भी कंसर्न लोग हैं, शाहिद भाई ने कहा कि ये अपोजिशन का काम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत कह रही है कि हमारी लिमिटेशन ये है, हम यहाँ मजबूर हैं, तो फिर जो लोग अपोजिशन में हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो कहते हैं कि बंद करो, जो कहते हैं कि लेवी खत्म करो, उनको मुतबादल एवेन्यू देने चाहिए। देखिए जो अपोजिशन होती है वो अपना शैडो गवर्नमेंट होती है, वेटिंग इन गवर्नमेंट होती है। उन लोगों का काम है कि भाई आपसे ये काम नहीं चल रहा, आपको नहीं पता कि कैसे जो है ना वो टैक्स इकट्ठा करना है, आप जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, आप लेवी लगा के जो है लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि भाई आप कहना कैसे कैसे मामला करो, हम आपको बताते हैं कि जनाब आप ये लेवी खत्म करो तो आप जो फलां जगह से जो है ना वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सजेशन, ये तजावीज देना, अवाम के सामने रखना जो है, ये अपोजिशन का काम है, होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन चाहे जमात इस्लामी की इस वक्त हो चाहे और हो, वो कम से कम जो है वो मुतबादल प्लान देने में नाकाम होती, क्योंकि जानते वो भी हैं कि जो हुकूमत कर रही है इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमने देखा कि जमात इस्लामी ने 2 साल पहले बिजली के जो मामला थे, बिजली के टैक्सेस थे और जो IPP के मामले थे, उनके ऊपर पिंडी के अंदर एक एहतजाज किया था, फैजाबाद के ऊपर एक धरना दिया था। उसके बाद उस वक्त हुकूमत ने उनके साथ एंगेज किया, लेकिन वो जब इन्होंने कहा जी कि IPP से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे, तो इनको बताया गया, नईमुर रहमान साहब को बताया गया, जो नए अमीर बने थे, इनको बताया गया कि अगर हम इनके साथ करेंगे तो हमारा जो पाकिस्तान जो है वो उसमें लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, अंधेरे में डूब जाएगा। क्या पाकिस्तान को हम लोड शेडिंग दे जाएंगी बिजली दे? तो फिर इसके बाद इन्होंने एहतजाज खत्म करके तो मुआवजे करके वापस आए थे। अभी भी उनका एहतजाज जायज है, वो करना चाहिए, लेकिन रास्ते अभी लाहौर के अंदर भी पहले ऐलान किया गया था कि वजीर आला हाउस के बाहर, साथ क्लब रोड के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कल इनकी इंतजामिया से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने वहां पे धरना नहीं दिया और अब इसको जो है वो माल रोड के ऊपर ले गए। लेकिन वहां पर भी जो बहुत बड़ा बिजनेस हब है, हाल रोड के तकरीबन सामने जो है इनका धरना जारी है। मुश्किलात हैं, इनको एहतजाज करना चाहिए, लेकिन रास्ते बंद नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल सर, एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि यही बात कही जा रही है ना कि जो शहरियों को मुश्किलात है, पेट्रोलियम पर जो लेवी लगाई गई है, मुश्किलात की वजह से उसको कम करने के लिए एहतजाज किया जा रहा है, तो शहरियों को मजीद मुश्किलात ना दी जाए, जो कि रास्ते बंद करके ट्रैफिक जैम करके किया जाता है। आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, जमात इस्लामी की अगर बात करें तो सर जमात इस्लामी ने एहतजाज का रुख सूबाई असम्बलियों या फिर वज़राए आला के हाउसेस के बजाय चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस की तरफ रखा है। तो क्या सर इससे ये तासुर मिलता है कि जो जमात इस्लामी को सूबाई हुकूमतों से कोई शिकायत नहीं है, उनका जो तमाम तर गिला है वो सिर्फ विफाक और उसके नुमाइंदों से है, या फिर ये मौजूदा जो सियासी निज़ाम के अंदर हम समझे सूबाई हुकूमतों को बराह रास्त दबाव से बचाने की कोई सोची समझी हिकमत अमली है? फैसल साहब देखिए, जो वो एहतजाज कर रहे हैं उसमें जो मुतालबात रखे गए हैं वो मुतल्लिक हैं वफाकी हुकूमत के। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि गवर्नर, क्योंकि सूबों में नुमाइंदे होते हैं वफाकी हुकूमत के, वफाक के नुमाइंदे हैं, इसलिए गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या एहतजाज मसाइल का हल है? क्या इस एहतजाज से वो रिलीफ जो वो चाहते हैं मिल सकता है आवाम को?
या अवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मरीज़ों का रास्ता रोका जा रहा है, बिज़नेस जो है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इस वक्त इसमें भी कोई शक नहीं कि अवाम मुश्किलात का शिकार है, उन्हें रिलीफ चाहिए, माशी मुश्किलात हैं और उसके लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिल्कुल कमी होनी चाहिए, उसके लिए तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कोई ना कोई हुकूमत को, और उसमें चाहे वो पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ देते हैं या कोई दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो एहतजाज किया जा रहा है ये इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के मसाइल जो हैं वो इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, उसमें हम एक मसलसल पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पैगाम है कि शायद मुल्क में जो है वो सियासी जो इस्तेहकाम है वो नहीं है। और जब ये पैगाम बाहर जाता है तो आपके जो सरमायाकार हैं, जिनकी सोच होती है कि आकर सरमायाकारी करेंगे या कोई प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करेंगे, उनकी उस सोच में तब्दीली होती है। तो हमें ये अपनी सोच भी तब्दील करनी पड़ेगी। ये जो शहराओं की बंदिश है, ये आए रोज़ धरना है, ये आए रोज़ एहतजाज है, ये सोच बदलनी पड़ेगी, और ये सोच बदलनी पड़ेगी हमें पाकिस्तान के लिए। मुश्किलात से किसी को इनकार नहीं है कि अवाम मुश्किलात का शिकार नहीं है, हुकूमत के लिए भी यकीनी तौर पर मुश्किलात होंगी, क्योंकि जिस सूरत हाल से हम मसलसल पिछले गुज़िश्ता कोई एक दिहाई से माशी मुश्किलात का शिकार हैं वो भी सबके सामने है, बिलखसूस 2018 के बाद जिस तरह की सूरत हाल रही। लेकिन अब हुकूमत को अवाम को रिलीफ फराम करने के हवाले से भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात की कि वो ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अब भी आप देखें तो आपके जो मुलाजमीन हैं, जो सरकारी हों या दूसरे इदारों में मुलाजमीन जो हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, वो सबसे ज़्यादा आपको टैक्स देते हैं। आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा उनसे आता है, वो उसमें डायरेक्ट टैक्सेशन या इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों तरीक़ों से है। ये जो सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, ये उसका मुतबादल दे दें कि आप जो है वो आम आदमी को रिलीफ किस तरह देंगे, आम आदमी के रिलीफ के लिए क्या करना चाहिए। आप बराह रास्त टैक्सेशन की बात करते हैं, आप बिजनेसमैन से टैक्सेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक अलहदा जो है वो एहतजाज शुरू हो जाता है। आप किसी को ये कहते हैं कि आप ये फॉर्म फिल करके दें, इस फॉर्म के मुताबिक आप पर टैक्सेशन की जाएगी, तब एक अलहदा इशू जो है वो खड़ा हो जाता है। तो इन मसाइल का हल जो है इन सियासी जमातों को निकालना चाहिए, इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। आप ये देखें कि पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं वो एक हफ्ते तक धमकियां देते रहे कि उन्हें ये कबूल नहीं है, वो हड़ताल पे चले जाएंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील की जाती है, पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत। अब क्या हुआ, उस पे उनका जो पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन है उसमें इजाफे के लिए ईसीसी ने मंजूरी दे दी, उसके बाद वो खत्म हो गया। आपका वो मुतालबा कहाँ गया कि रोजाना की बुनियाद पे आपको ये कीमतों में तब्दीली मंजूर नहीं है। आपका 1 रुपया 34 पैसे या 1 रुपया 60 पैसे जो है वो मार्जिन में इजाफा किया गया। आप हर जो एक तबका लगा हुआ है, बिजनेसमैन तबका है, वो अपने मुफाद के लिए, आम आदमी के मुफाद के लिए कौन सोचेगा। नईमुर रहमान साहब बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं, आम आदमी के जो एक दुखती राग है उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन क्या इसका मुतबादल उनके पास मौजूद है कि इस वक्त जो माशी चैलेंजेस दरपेश हैं उसको निकालने के उससे निकालने के लिए मुल्क को क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। क्या वफाकी हुकूमत को उन्होंने इसका मुतबादल कोई तजवीज़ पेश की है या सिर्फ एहतजाज पे जोर रखा हुआ है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। इम्तियाज साहब, फैसल साहब की सर आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि मुश्किलात हैं, मानते हैं गरीब आदमी पर भी मुश्किलात हैं और हुकूमत पर भी इसकी मुश्किलात हैं, क्योंकि जब आवाम पर मुश्किलात है तो हुकूमत भी उस मुश्किलात को रियलाइज़ कर रही है, समझ रही है। लेकिन सर वो सब यही सवाल करें कि एहतजाज मसाइल का हल है, उनकी नज़र में एहतजाज मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि एहतजाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वही आवाम जिनके लिए एहतजाज किया जा रहा है सर, वो भी तो परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। जैसे कि मरीज़ों की उन्होंने बात की, फैसल साहब ने, मरीज़ों का रास्ता रोका जा रहा है, आपका क्या पॉइंट है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरदम दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखें, एहतजाज ही तरीका है कि आप पिछली गुज़िश्ता हुकूमत में जब महंगाई बढ़ रही थी, डॉलर बढ़ रहा था, तो क्या मुस्लिम लीग नून खामोश रहती थी, वो रास्ते बंद नहीं करती थी? क्या पीपल्स पार्टी खामोश रहती थी, रास्ते नहीं बंद करती थी? क्या जमात इस्लामी रास्ते नहीं बंद करती थी और मुख्तलिफ बातें किया करती थी? आखिर ये हम कब तक कहते रहेंगे कि पिछली हुकूमत ने हमें फंसा दिया IMF के साथ और लेवी हमारी मजबूरी है? क्या IMF ने यह कहा है कि लेवी तुमने 150 रुपये लगानी है, तुमने 125 रुपये लगानी है? और भाई लगानी है, आप लगाए ना। अब बात आती है मुतबादिल की। मुतबादिल कौन निकालेगा? एक्सपर्ट आपके हैं ना, मैं तजवीज़ दूंगा, आप मानेंगे ही नहीं।
कोई और देगा, मानेंगे नहीं। आप अपनी गवर्नेंस मानने को तैयार नहीं है। एक आम आदमी के ऊपर आपने, यानी जो एक 23-24 करोड़, अगर 25 करोड़ हम मान लें, 23 करोड़ मुल्क चला रहे हैं, 2 करोड़ अशाफिया मजे कर रहे हैं। देखें, मैं भी उतने ही का 1 लीटर पेट्रोल ले रहा हूं जितना करोड़पति, अरबपति, खरबपति ले रहा है। मैं भी यूनिट उतना ही भर रहा हूं जितना अरबपति, करोड़पति, खरबपति दे रहा है। यानी कोई डिवीजन नहीं है, वो मजे से गुजार रहे हैं। उन्होंने सोलर सिस्टम पे चले गए। अब ये बताइए, जो एक सेनेट के अंदर पिछले साल एक मेजरमेंट पेश किया गया था, 41,000 मेगावाट हमारे पास अवेलेबल है जो पेपर पे, और हमारी मैक्सिमम जब पीक आवर्स हो गर्मियों में 31,000, उसके बावजूद 11 से 12,000 हमारे पास कैपेसिटी हम दे रहे हैं। कैपेसिटी किसको दे रहे हैं? जो अरबपति है, यानी सैकड़ों अरब सालाना सूरत में जा रहे हैं, उनको हम कैपेसिटी। और भाई अगर नहीं है तो आप उनको वहां तक कनेक्शन लगाए ना, कितने अरब रुपए खर्च होंगे यार। जहां पे ये स्टेशंस हैं वहां से मेन नेशनल ग्रिड में लाए, लेकर आए। और ये जो हमारे साइट एरियाज हैं जहाँ कारखाने चलते हैं, इन्हें सस्ती बिजली दें। उन्हें कहें कि जाए 10,000 के 24 घंटे आप अपनी ये फैक्ट्रीज को चलाएं, और जो वो पैदावार बना के देंगे उसके ऊपर टैक्स लगा के आप वापस ले लें। आप ये तय क्यों नहीं करते कि मैं एक मोटरसाइकिल ओनर हूं, मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं, मुझे कार्ड दें कि जनाब 60 लीटर महीने के आपको सस्ते तरीन मिलेंगे, विदाउट लेवी मिलेंगे, और 60 के ऊपर लेंगे तो 500 रुपए लेवी देने पड़ेंगे। वो जो जलवाता है रोजाना 300 लीटर अपने बच्चे की गाड़ी में, जो ब्रेक मारता है, एक्सीडेंट करता फिरता है, वो भी उतने में ले रहा है। मैं रोजाना 3 लीटर या 2 लीटर डलवा रहा हूं, मैं भी ले रहा हूं। ये मैनेजमेंट कौन करेगा? ये गवर्नमेंट ने कर दी है। और अपनी गवर्नेंस को तस्लीम करना पड़ेगा। छोड़ दें अब पिछली हुकूमत। भाई आपको भी 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, आपके भी इंटरनल कर्जे हजारों अरब रुपए बढ़ गए, आपके एक्सटर्नल तो छोड़ दीजिए। अच्छा, फिर ये हुआ कि जी मैंने बड़ा पूरी दुनिया में मैं एंजॉय कर रहा हूं। मैं तो बार बार कहता हूं ये बात, हम पूरी दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं। क्या जब हमने एटमी धमाका किया था, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने सऊदी अरब से डील करके 1-1.5 साल 2 साल तक फ्री ऑफ कास्ट या सस्ती कीमत में ऑयल लिया था, नहीं लिया था? फिर मैं इस दिफाई मायदे पे मैं आज भी प्राउड करता हूं, लेकिन ये मेरा मुआशी इस्तेकाम कब बनेगा? क्या मैं सऊदी अरब से डायलॉग नहीं कर सकता कि मुझे कितना पेट्रोल कितनी कम कीमत पे? हम ये दावे करते हैं कि अबनाए हरमस पे हमारा जहाज रोका नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सप्लाई जारी है। सब डॉलर अभी तक हम कम नहीं कर सके। सर क्या कहना चाह रहे, हुकूमत रिलीफ दे सकती है? दे सकती है। आज तक हम डॉलर को बोला जी हम इसाक डार साहब आएंगे तो ये झटका लगेगा, 180 पे डॉलर आ जाएगा, और नहीं तो 190 पे आ जाएगा। आज तक हम 270 से नीचे नहीं ला सके, और जी इंटरनेशनल हम डॉलर की कीमत कम नहीं कर सके। एक नायब वजीर आजम को कहा जाता है कि जनाब चीनी हमारे पास, गुज़िश्ता साल क्या हुआ, गंदुम हमारे पास इजाफी है, प्राइम मिनिस्टर से परमिशन ली, एक्सपोर्ट कर दी गई, रिबेट ले लिया। पता चला इनके दौर में जब ये आए हैं, पिछली हुकूमत मिला के 45 से 55 रुपए किलो आटा था, आज 130 रुपए किलो आटा है। गंदुम 35-40 रुपए थी, आज 140 से 50 रुपए गंदुम है। चीनी 70 से 72 रुपए थी, आज 170 रुपए है। और ये खुद ही एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे देते हैं, फिर वापसी में पता चला महंगी आती है, वो भी पता नहीं यही एक्सपोर्ट होती भी है या नहीं होती, रिकॉर्ड पे हो जाती है, रिबेट भी ले लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट तो हुकूमत कर सकती है ना कि जनाब ये कैसे होगा सिस्टम, एक आम आदमी को रिलीफ। आप राशन कार्ड दोबारा बहाल कर देना, आप लाए राशन कार्ड के जी 3 आपके घर में 10 अफराद हैं, 2 किलो चीनी, 10 किलो आटा, जो भी एक तय किया जाएगा वो सारी चीजें। आपको पॉइंट सर मैं समझ गई हूँ। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, ये देखें आईपीपीएस के लिए मैं तो बार बार कहता हूं, मैं अपने पीपल्स पार्टी के दोस्त मेरे पे नाराज होते हैं, आप सस्पेंड कर देना, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2 से 3 साल तक सस्पेंड कर दें। आप आईपीपीएस के लिए आर्बिट्रेशन में क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि बड़े लोगों के कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब मैं हूं, मैंने एक बाहर का पार्टनर बना लिया। और ये आईपीपीएस के अंदर हम आर्बिट्रेशन में क्यों नहीं जाते? आर्बिट्रेशन में जाएं, दुनिया को बताएं कि जनाब ये तो हम कैपेसिटी चार्जिंग इनको हजारों अरब रुपए दे चुके हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट तो करेगा। आपकी बात मैं समझ गई कि हर बार पिछली हुकूमत पर इल्जाम डालने के बजाय खुद भी काम करना चाहिए। जब्बार साहब कंप्लीट कर ले, फिर पीसीआर से ब्रेक का कहा जा रहा है।
बिल्कुल, मैं बस 1 मिनट दीजिएगा। इम्तियाज साहब ने दो तीन बातें की हैं, उसमें कुछ चीजों की क्लैरिटी जो है ना फैक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एक उनका डॉलर कम क्यों नहीं हो रहा। देखिए डॉलर इसलिए उस वक्त तक कम नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो दरामदात हैं, जो पाकिस्तान बाहर से चीजें खरीदता है जिसके डॉलर पे करता है वो 80 अरब डॉलर की हैं। पाकिस्तान की जो बरामदात है वो 40 अरब से भी कम है। तो ये 40 अरब का जो गैप है इसमें कुछ इज़ार आती है, फिर भी डेफिसिट में रहता है। जब तक हमारी बरामदात जो है वो दरामदात से बढ़ नहीं जाती है उस वक्त तक डॉलर कम नहीं होगा। ये फैक्चुअल पोजीशन है, बाकी आप जो मर्जी कर ले। दूसरी बात कैपेसिटी, जो कैपेसिटी बिजली की कैपेसिटी का इशू है, देखें कैपेसिटी का इशू ये है कि ये थोड़ा सा समझने की बात है कि गर्मियों के अंदर पाकिस्तान की जो डिमांड होती है वो 25 से 30 मेगावाट है, 25-30 हजार मेगावाट, ठीक है। अब उसके लेकिन सर्दियों में जो डिमांड जो है वो 9 से 10 हजार मेगावाट है। अब हमें गर्मियों में बिजली चाहिए होती है, इसलिए हमें ये पावर प्लांट लगा के रखने पड़ते हैं। अगर हमारी जो कैपेसिटी है, अगर हमारी जो डिमांड है, अगर वो सर्दियों और गर्मियों की बराबर हो जाए तो ये कैपेसिटी चार्जेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो बराबर नहीं हो रही, सर्दियों में कम होती है। हमें 9,000 सर्दियों में चाहिए, हमें 25,000 की पेमेंट करनी पड़ती क्योंकि हमें गर्मियों में बिजली चाहिए। तो ये हमारा बहुत बड़े इशू है, स्ट्रक्चरल मामला भी है, हमारे आदात भी हैं। ये इतना सादा और आसान मामला नहीं है कैपेसिटी पेमेंट वाला, बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है। इस पे कभी डिटेल से बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे। सर मैं इस पे थोड़ी सी एक अर्ज कर दूं, इस पे बिल्कुल डिबेट करेंगे, हम बिल्कुल डिबेट करेंगे। क्या सब ब्रेक से वापस आकर सर बात करेंगे। मैं भी अपनी एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ। फैसल साहब ब्रेक से वापस आकर आपसे सर आपको पॉइंट लेते हैं, लेकिन ये बात तो जो इम्तियाज साहब ने की है कि हर बार यही कहा जाता है कि पिछली हुकूमत ने हमें फंसवा कर रख दिया, लेकिन फिर अपनी मुद्दत पूरी करके सब चले जाते हैं, आवाम के लिए कोई काम नहीं किया जाता। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का मजीद भी बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सूरत हाल हमारे सामने है, जो कि मामला चल रहे हैं उस पर बात भी कर रहे थे, और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि SDPIA के अहम कौमी मुबाहिसे में मौजूद शुरका ने जो बातें की हैं उसमें सिंध से कोई बड़ा चेहरा हमें नज़र नहीं आया है। शायद साहब सर, जो SDPIA का एक अहम कौमी मुबाहिसा हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि सिंध से कोई बड़ा चेहरा या नुमाइंदगी हमें दिखाई नहीं दी गई। तो सर क्या ये नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की इस हसास बहस से सिंध के स्टेक होल्डर्स को शामिल न करना, क्या समझते हैं, किसी बड़ी खलिश को जाहिर करता है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि सिंध की बड़ी सियासी कुव्वतें इस बहस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती? जी देखें, ये तो अब डिपेंड करता है। वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक स्टांस लेके खड़ी हुई है, वो पहले दिन से कह रही है। आज भी बल्कि मैं देख रहा था, वो कहते हैं सैयद गनी साहब का स्टेटमेंट हो, शर्जील मेमन साहब का, जिनका भी स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जी सिंध में तो सूबे बनाना नामुमकिन है और ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। वाज़ेह उनका एक मौक़िफ़ है, जाहिर बात है। जहाँ तक आप ये SDPI के डिस्कशन की बात कर रहे हैं, जो सेमिनार हुआ, क्योंकि मुझे उसका ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है कि आया उन्होंने इनको इनवाइट नहीं किया या उन्होंने इनवाइट किया था और ये नहीं गए। मेरे ख्याल से तो पीपल्स पार्टी को अगर इनवाइट किया गया होता या इनवाइट अगर किया गया था तो इनको कोई यकीनी तौर पे वहाँ जाना चाहिए था और वहाँ जाके अपना मौक़िफ़, जो भी मौक़िफ़ है, इनको ज़रूर सामने रखना चाहिए था। और ज़ाहिर बात है, आपका अगर कोई मौक़िफ़ होता है तो उसके पीछे आपके पास कुछ दलाइल होते हैं जिनकी बुनियाद पे आप कोई बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास यकीनी तौर पर इसके दलाइल मौजूद हैं। वो क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई नए जो है वो सूबे नहीं बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं होने चाहिए, आया उनके पास उसका कोई मुतबादिल है? क्या वो ये चाहते हैं कि ये जो इख्तियारात की मुंतकिली है, क्योंकि 18वीं तरमीम उन्होंने ही करवाई थी और आज तक उसका क्रेडिट लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो 18वीं तरमीम वो तो गई, लेकिन जाहिर है उसके ऊपर उसी तरह मिनवान जो है वो अमल नहीं हुआ, उसकी जो स्पिरिट थी उसके ऊपर उस तरह अमल नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अभी तक उस 18वीं तरमीम के भी पेंडिंग है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट तो लेती है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो इख्तियारात की मुंतकिली है वो निचली सतह तक होनी चाहिए, और अगर चाहती है कि होनी चाहिए तो फिर किस तरह होना चाहिए? उनको ये चीज़ें जो है वो यकीनी तौर पे वहाँ जाके इन चीज़ों को जो है वो सामने रखना चाहिए था। लेकिन ये जो डिस्कशन है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब आबादी बढ़ जाती है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसके मामलात को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूर दराज इलाकों में उस तरह वो सहूलियात और वो चीज़ें नहीं पहुँच सकती हैं, और उसके लिए उसके बहुत सारे तरीके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे जो है उसमें से एक मामला ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने पिछली दफ़ा भी यही बात की थी प्रोग्राम में कि उसमें आपको गवर्नेंस है वो भी बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ सूबे बना देना मेरा ख्याल से मसले का बिल्कुल भी हल नहीं है। मसले का हल ये है कि सूबे बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नेंस का मामला है वो भी यकीनी होना चाहिए कि गवर्नेंस भी इतनी बेहतर हो
आजकल जो गवर्नर साहब को नजर आ रही है वो भी नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर 35 बन जाए, 34 बन जाए, 36 सूबे बन जाए, वट जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाए, तो उसके साथ साथ क्या गवर्नेंस का यही मॉडल होगा? क्या इसी तरह ही चलाया जाएगा जैसे अब चलाया जा रहा है? और अगर ऐसे चलाया जाएगा तो फिर तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सूबे बनाने की। फिर बेहतर ये है कि आप इनको निचले बल्दियाती जो एक इंतखाबात होते हैं या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसकी तरफ चले जाए और वहां जाके ये जो एक अख्तियारात की वाकई हकीकत जो उसकी है कि ये अख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकिली है, आप वो कर दें तो फिर मेरे ख्याल से ये मसाइल जो है वो काफी हद तक हल हो जाते हैं। लेकिन आपने अगर ये सोच लिया है कि सूबे बनाने हैं या सूबों के हवाले से वाज़े तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि सूबे तो बनने ही बनने हैं, तो फिर अगर सूबे बनने हैं तो मेरे ख्याल से सूबे बनने के साथ साथ जो इसकी आपकी जो गवर्नेंस है, जो आपके मामलात उन चीजों को चलाने के हैं, उनकी तरफ मेरा ख्याल से इस्लाहात की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाहात कभी हुई नहीं है और ना ही कभी इसकी तरफ किसी ने तवज्जो दी है। आप कोई भी महकमा उठा लें, किसी भी जगह चले जाएं, आपको वही सिस्टम नजर आ रहा है जो आज से 100 साल पहले था और उसी के तहत सब चीजों को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे मामलात सामने आते हैं। बहुत अक्सर बेशतर मैं तो कोर्ट्स जाता रहता हूँ, वहाँ पे हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये कह रहे होते हैं कि जी इस मामले में तो इस्लाहात की बड़ी अशद जरूरत है। लेकिन अगर उनसे सवाल किया जाए कि इस्लाहात करनी किसने है, आपका ही कोई इदारा है, आप करें ना इसमें इस्लाहात। लेकिन सवाल सब उठाते हैं, इस्लाहात करने को कोई तैयार नहीं होता। बिल्कुल सर, सवाल सब उठाते हैं लेकिन इस्लाहात करने को कोई तैयार नहीं होता। शायद साहब आपको पॉइंट आ गया। फैसल साहब सर आप अपनी बात भी ऐड कर लीजिएगा जो ब्रेक से पहले आप करना चाह रहे थे। और ये जो इजरायली वज़रा के सर हालिया बयानात है और नेतन्याहू की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे को मुस्तरद किए जाने के बाद पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का जो मुश्तरका एलामिया सामने आया है, इस मुश्तरका एलामिया की सिफारती अहमियत क्या है और क्या समझते हैं ये बयानात अमली तौर पर इजराइल पर दबाव बढ़ा सकेंगे? फैसल साहब देखिए, सबसे पहले तो एक डॉलर की बात की थी कि डॉलर की कीमत नीचे नहीं आई, तो उस हवाले से मैं एक चीज़ तो जब्बार चौधरी साहब ने बता दी, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी मुंसलिक होती हैं, उसमें तरसीलातें ज़ाहिर होती हैं। जो आपकी बाहर से पैसा आ रहा होता है वो किस रफ्तार से आ रहा है और कितना आ रहा है वो भी डिपेंड करता है। और एक चीज़ अगर आपको याद हो तो जब PDM की हुकूमत आई थी तो मेरे ख्याल है डॉलर का रेट कोई 338 या 340 रुपये के करीब था, इस वक्त 270 रुपये के करीब है, इतना था। और फिर उसके बाद अभी जो रेट चल रहा है वो 270 और 280 के दरमियान में वेरी कर रहा है। लेकिन उस सूरत हाल में आप देखें कि उस वक्त जो रूस यूक्रेन जंग थी वो भी उस तरह नहीं जारी थी जिस तरह इस वक्त शिद्दत है उसकी। उस वक्त ईरान और अमेरिका का और इसराइल का जो तनाज़ा था जो गुज़िश्ता 2 साल में 2 दफ़ा हो चुका है और अभी भी जारी है, वो भी नहीं था। फिर उसके साथ मार्का हक जो है वो भी नहीं हुआ था। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद दहशतगर्दी का एक नया चैलेंज जो उसमें भारतीय स्पॉन्सरशिप भी आ गई, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद अगर आपके डॉलर के रेट को मुस्तहकम रखा गया है, रुपए का मुस्तहकम रखा गया है, 280 और 270 के दरमियान में रखा गया है, तो ये कमी है, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अवाम को रिलीफ जरूर मिलना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपको अपनी गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, वो भी बेहतर बनानी है। कुछ आपको तल्ख फैसले जो हैं जो आपने लिए हुए हैं उनमें नरमी पैदा करनी होगी। उसमें जब्बार चौधरी साहब ने भी बता दिया कि पेट्रोलियम लेवी में किसी हद तक कमी से भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। फिर खित्ते की सूरत हाल जो जो बेहतरी आएगी तो शायद उसमें जो है वो बेहतरी आ सकती है। और ये जो बात है एहतजाज की, ये जो बात है धरनों की, ये सिर्फ एक किसी सियासी जमात के लिए नहीं है, ये उन तमाम सियासी जमातों के लिए हैं जो इस तरह के इक़दाम करके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का पैगाम देती हैं। आप ये देखें कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के हवाले से एक इस तरह की खबर लगती है सियासी अदम इस्तेहकाम की, तो उसके मईशत पर कितने मनफी असरात होते हैं। तो ये मिलकर बैठ कर आपको जो मिसाक मईशत है वो करना पड़ेगा, उस पर आपको सबको एग्री करना पड़ेगा कि मुल्क के लिए आप मुल्क की माशी तरक्की के लिए सब एक होंगे। ये इस तरह की जो एहतजाज हैं, जो धरने हैं, जो एक पैगाम है, उस से गुरेज करना पड़ेगा, सूरत हाल उससे भी बेहतर होगी। फिर जहाँ तक बात की आपने इसराइल के बयानात की और जो मुस्लिम 8 ममालिक हैं उनकी तरफ से उनके मजम्मत की, तो एक चीज़ तो बड़ी नज़र आ रही है, वो ये है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान में जो फासले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हुए हैं। बिलखसूस अगर आप देखें तो ईरान के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई और उसमें
बेहतरीन सफारतकारी पाकिस्तान की आपको नजर आई और उसमें सारे मसले में इसराइल जो है वो बाहर हो गया। उसके साथ साथ जो गजा के हवाले से मामला थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक 15 निकाती चार्टर बनाया था उस पर इसराइल उससे इनकारी हो गया। ये भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उनमें रिफ्ट जो है वो बढ़ रही है। लेकिन इसराइल की जो पॉलिसियाँ हैं वो जाहिर है मशरक़ वुस्ता में एक तशद्दुद को या एक कब्जा माफिया कह सकते हैं, जारे कह सकते हैं, जालिम पॉलिसीज हैं, उसके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता जो मुस्लिम उम्मा है उसमें एक जो है वो इत्तेहाद का अंसर आपको नजर आ रहा है। ये जो पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा हुआ सऊदी अरब के हवाले से, फिर उसमें तुर्किया की जो शमूलियत है, और फिर अब जो तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा वो कह रहे हैं कि इसमें मिस्र भी शामिल हो सकता है, इसमें दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और इस पॉजिटिव साइन को आप देखें कि वेलकम किया गया है अमेरिका की जानिब से भी और चीन की जानिब की तरफ से भी। तो ये सूरत हाल जो है ये यकीनी तौर पर इसराइल के लिए दबाव का बायस बनेगी और इसराइल पर दबाव बढ़ता जाएगा और दबाव का बायस बनेगी। और सर साथ में बिल्कुल भारत के लिए भी ये सारी सूरत हाल दबाव का बायस बनेगी। पॉइंट आ गया। जब्बार साहब, सर आपसे बांग्लादेश के हवाले से बात करना चाहूँगी, जो कि अब सूरत हाल हमारे सामने। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद साहिबा की बात करूँगी। बांग्लादेश में सर हुकूमत की तब्दीली के बाद जो अब साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के हम देख रहे हैं भारत में तवील मौजूदगी पर अब जो मोदी हुकूमत को शदीद सफारती दबाव का सामना भी नजर आ रहा है, तो भारत का ये जो इक़दाम है बांग्लादेश की मौजूदा अबूरी हुकूमत और दोनों ममालिक के मुस्तक़बिल के ताल्लुकात पर सर क्या असरात मुरतब करता दिखाई दे रहा है आपको? देख लें सवेरा के नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, वो ऐसी है। मैं अगर मिसाल दूं तो जैसे हमारे घरों में कोई पुराना सामान जब हो जाता है तो उसको हम कोनों में फेंक देते हैं किसी स्टोर के, और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। अब हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो दुनिया के लिए ऐसे ही है जो पुराने कबाड़ के सामान की तरह पड़ा हुआ है। यहाँ तक देखें कि ये वक्त आ गया है कि बांग्लादेश ने जो है वो ऐसी पोजीशन ली है कि वो नरेंद्र मोदी कह रहा है कि आप हमसे तावन करें, हमसे ताल्लुकात बढ़ाएं, आप हमें दौरा करें, और उन्होंने बिल्कुल राइटली बेहतरीन उन्होंने पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने कहा कि पहले हमारी जो मुजरिम है, जो मुजरिमा जिसको आपने पनाह दी हुई है, पहले इसको हमारे हवाले करें, उसके बाद ताल्लुकात मामूल पे आएंगे। तो अब सोचें कि हिंदुस्तान वो जो जहां पर जो है वो कहता थकता नहीं था कि हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, हम अखंड भारत बना लेंगे, बांग्लादेश भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, ये भी हमारा है। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले में जो तकरीरें की, पिछले 10 साल की तकरीरें उठा के देख लें, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का धमकाना सब कुछ शामिल होता था। ये 10 सालों में पहली मर्तबा हुआ है कि ना सिर्फ ना पाकिस्तान का नाम लिया गया, ना किसी और हमसाया मुल्क का नाम लिया गया। तो यहाँ तक देखिए कि पाकिस्तान ने इनका हाल क्या कर दिया है। इस एक मार्का हक ने हिंदुस्तान को बिल्कुल जब्बार साहब, मार्का हक ने भारत का जो हाल किया है वो हमारे सामने है। सर ये सवाल भी ले लीजिएगा, हम देख रहे हैं कि इसमें एक चीज मैं ऐड करता जाऊंगा कि एक तो जो उनके बांग्लादेश के वज़ीर आज़म है उन्होंने दौरा जो है वो मनसूख कर दिया, वो भारत नहीं आ रहे। हसीना वाजिद जब तक बांग्लादेश के हवाले नहीं की जाती। लेकिन उससे बड़ा भी एक काम हुआ है और वो काम ये हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक दफाई ताउन का मुआहिदा था, वो जो मुआहिदा है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। और बांग्लादेश अब तुर्किया से ड्रोन टेक्नोलॉजी और चीन से जो है वो टेक्नोलॉजी ले रहा है, सारा का सारा दफाई सामान जो है वो इक्विपमेंट जितने भी हालात हैं वो उधर से ले रहा है और उनके साथ ताउन बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए मजीद तशवीशनाक है। क्योंकि तुर्किया का एक एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ भी है और पाकिस्तान जो है तुर्किया के साथ मिलकर, जाहिर है इससे बांग्लादेश पाकिस्तान के मजीद करीब आएगा। दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत है वो भी 50 साल से बढ़ गई है। वैसे साहब वक्त की कमी है, जब्बार साहब सर शॉर्टली कमेंट आप कर दीजिएगा, वक्त की कमी बताई जा रही है पीसीआर की जानिब से। जो अब ये सूबों का मामला चल रहा है, हम देख रहे हैं कि वजीर मेहनत जुसिन सईद गनी उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर बात कर दी। उसके अलावा शजीर इनाम अहमद साहब को देखें कि पूरी पीपल्स पार्टी को देखें तो वो कहते हैं कि पंजाब में बेशक सूबे बना ले, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली करारदाद पास करती है तो करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो मर्जी कर ले सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। सर इस पर शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा आप भी। सवेरा देखें, ये सूबों की बहस शुरू हुई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मौत दिखाकर बुखार जो है वो पल्ले बांध दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जो सूबे बनाने की बहस कर रहे हैं कि कम से कम जो है अब गवर्नेंस के लिए
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर करें, बल्दियाती जो है वो करें, जो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अवार्ड है उसको लागू करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर सूबे नहीं भी बनते तो कम से कम यहाँ तक सूरत हाल जाने के लिए ये बहस का आगाज हो गया। बहस होनी चाहिए, हर इशू के ऊपर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी इतना रिजिड पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, ना बने सूबे ना बनाए, लेकिन उनको इस बहस का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। कौमों की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुबाहिसा बड़ा जरूरी है। ऐसी चीजें जो टैबूज हैं आपके लिए, जो आपकी जिंदगी मौत का मसला है, उनके ऊपर भी बैठ के बात करनी चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी को कम से कम ये सलाह दूंगा कि आप खुले दिल के साथ बहस करें, क्योंकि सूबों के हवाले से इसकी हक में भी दलाइल मौजूद है, मुखालफत में भी दलाइल मौजूद है, और दोनों तरफ दलाइल बड़े तगड़े हैं, बहुत तगड़े दलाइल दोनों तरफ मौजूद हैं। तो ये दलाइल अब सामने आने चाहिए, एक तरफ लोगों को बहस करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल सर, दलाइल सामने आने चाहिए। जब्बार साहब, हमारा मकसद पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना। इम्तियाज साहब से सर यही सवाल कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी का इम्तियाज साहब से वही सवाल कर लेते हैं जो आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी को बहस का हिस्सा बनना चाहिए। इम्तियाज साहब, क्यों नहीं बन रही पीपल्स पार्टी बहस का हिस्सा? सर, क्या मुस्लिम लीग नून बनी है? क्या जमात इस्लामी बनी है? क्या अवामी नेशनल पार्टी बन रही है? क्या बलूचिस्तान की जो हमारी नेशनल पार्टी है बन? कोई नहीं है। ठीक, अलावा MQM के कोई ऑन बोर्ड नहीं है। सही, मोहसिन नकवी साहब के अलावा कोई ऑन बोर्ड नहीं है। सिर्फ अलीम खान साहब ने एक हज़ारा का छोड़ा है कि जी हज़ारा सुबह बनना चाहिए। मैं उसका विटनेस हूँ। जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम रखा जा रहा था, मियाँ साहब के सामने ऑप्शन आया था कि हज़ारा सुबह बन सकता है। बाबा उस वक्त वो चला रहे थे, सारी मुहिम चला रहे थे। उस वक्त भी हज़ारा के लिए भी जी शेर जमान फैसल भाई, बाबा हैदर जमान साहब, तो उस वक्त भी मियाँ साहब ने रजामंदी जाहिर नहीं की थी। अभी आपकी करारदाद मौजूद है, पंजाब में भी नहीं है। और ये सिंध के हवाले से मैं बता दूं, पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी इसके ऊपर खुसूसी इजलास बुलाने पर, असम्बली का इजलास बुलाने पर गौर कर रही है। उसके अंदर अगेन लाइक कालाबाग डैम रेजोल्यूशन अगेन पास किया जा सकता है, जैसे 2-3 महीने पहले पास किया गया था। और उसमें सिंध असम्बली में शामिल MQM समेत सब शामिल थे। यूनानिमस पास हुआ था, और यूनानिमस इस तरह भी पास हो जाता है कि कोई जो फरीक होता है जो कहता है ये बनना चाहिए, वो वॉकआउट कर जाता है। जो अंदर बैठे होते हैं, जिसमें PTI भी थी, जमात इस्लामी भी थी, और यूनानिमस पास हुआ था जो सूबे के लिए नहीं। हाँ, एक और काम होने जा रहा है जिसके ऊपर करना चाहिए, और ये गुज़िश्ता 3-4 रोज में जो सब हमारी भी 1-2 मुलाकातें हुई उसमें, कि जो NFC के हवाले से PFC है, इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि जनाब ये, ताकि सूबाई जो नेशनल अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस अवार्ड है, वो सूबाई फाइनेंस अवार्ड भी हो। क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त अच्छी पोजीशन में है सिंध में कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन जो ड्यू है कमिंग ईयर, वो उसमें भी यकीनन इनके जैसे इस वक्त तमाम मेयर्स हैं इनके, तो वही मेयर होंगे, तो उनके जरिए ये गुड गवर्नेंस करें, ये सारी चीज़ें आगे जाके करें। और एक और है कि अगर ज़्यादा फोर्स हुआ तो पीपल्स पार्टी, हो सकता है सदर साहब रिजाइन न करें, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने को तैयार बैठी है कि वो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ देगी अगर ज़्यादा प्रेशर आया। ये भी मैं आपको बिफोर एक बता रहा हूँ, जो एक मामला चल रहा है। सिर्फ MQM के अलावा कोई ऑन बोर्ड नहीं है, और MQM के पास सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है, सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया कि पीपल्स पार्टी इस बहस का हिस्सा क्यों है? ना बहस का हिस्सा ना, सईद गनी बोल रहा है, शर्जील इनाम मेमन बोल रहा है, बिलावल साहब ने पार्टी की जानिब से एक ही बात की जा रही है ना, तो ये डिबेट है ना। पार्टी की सर कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आइन में तरमीम हो सकती है तो फिर पीपल्स पार्टी की ना समझ नहीं आ रही। जो आइन नहीं आर्गुमेंट के साथ आ रहा है। आज सईद गनी ने तमाम आर्गुमेंट दिए, बिलावल साहब ने आर्गुमेंट दिए, आसिफ साहब ने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि जी पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें, सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटिव है, उसके बाद यहाँ पे बात शुरू हो जाएगी, सारी चीज हो जाएंगी। देखें बात हिंद और साहब आप इसको आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, लेकिन यही देखा जा रहा है पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। आपको पॉइंट आ गया। मौजूद मेहमान साथ मौजूद थे बात करने के लिए। आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।